कल्पना कीजिए एक ऐसी लाइब्रेरी जिसमें हजारों सालों का ज्ञान सोया हुआ हो, एक ऐसा स्थान जहां पर 10,000 विद्यार्थी एक ही समय में पढ़ने आते हो और जहां दुनिया के कोने कोने से साधु, वैज्ञानिक, खगोल शास्त्री और विद्वान आते हो और फिर एक दिन सब कुछ राख में बदल जाए। आज हम जिस रहस्य को खोलने जा रहे हैं वो सिर्फ नालंदा का इतिहास नहीं बल्कि उन सवालों की कहानी है जिनके जवाब आज भी इतिहास खुद देने से डरता हो। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आर्य स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल दीपक संस्कृत सारथी में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नालंदा की अनसॉल्व मिस्ट्री के ऊपर। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मित्रों, कहा जाता है कि 5वीं सदी की किसी सुबह कुमार गुप्त ने अपने दूतों के साथ मगध के शांत स्थान पर आए और यहाँ फैला हुआ विशाल मैदान, हल्की पहाड़ियाँ और दूर तक फैला हुआ घना जंगल, यह स्थान उन्हें किसी तपोभूमि जैसा लगा। उनके मन में एक विचार जगा कि क्यों ना यहाँ एक ऐसी पाठशाला बनाया जाए जहाँ सिर्फ भारत ही नहीं अपितु पूरी दुनिया के छात्र आकर पढ़े, वो कुछ ना कुछ नया ज्ञान सीखे। एक ऐसी जगह जो राजवंशों पर निर्भर ना हो बल्कि ज्ञान पर आधारित हो। और उस दिन नालंदा का बीज बोया गया। राजा ने अपने सर्वोत्तम स्थापत्यकारों को बुलाया। कहा जाता है कि महीनों तक जगह की हवा, मिट्टी, दिशा सबकी जांच की गई, क्योंकि नालंदा सिर्फ इमारतों का संग्रह नहीं होना था बल्कि नालंदा का एक जीवित विश्वविद्यालय होना था, एक ऐसा स्थान जो कि सदियों तक टिक सके। धीरे धीरे लाल ईंटों की इमारतें उगने लगी, ऊंचे ऊंचे विहार, विशाल प्रांगण, शांत तालाब और ध्यान के लिए अलग अलग कक्ष बनाए गए। और फिर बनी लाइब्रेरी, इतनी बड़ी कि इसे देखने भर से व्यक्ति को लगता था कि वह किसी ज्ञान के महासागर के सामने खड़ा हो। आपको बता दूं कि नालंदा आते आते 6वीं और 7वीं सदी तक इतना विशाल हो चुका था कि उसकी भवनों की संख्या गिनना भी बहुत कठिन था। उस समय का हर महत्वपूर्ण बौद्ध विद्वान किसी न किसी रूप में नालंदा से जुड़ा था। तिब्बत का एक युवा भिक्षु, चीन का कोई यावर साधु या फिर कोरिया का कोई पंचशील शोधकर्ता, दुनिया के हर कोने से लोग नालंदा की ओर खींचे चले आते थे। आपको बता दूं कि हेनसोंग जब पहली बार नालंदा पहुंचा था तो उसने लिखा था कि मैंने एक ऐसा स्थान दुनिया में कभी कहीं नहीं देखा। यहाँ बुद्धिमत्ता हवा में घुली हुई है, पर जितना उजाला था उतना ही धीरे धीरे छाया भी बढ़ रही थी। यानी कि गुप्त साम्राज्य ढल रहा था और भारत में नए नए छोटे छोटे राज्य उभर रहे थे। हर राज्य का धर्म, राजनीति, हित सब कुछ बदल रहा था। मतलब कि नालंदा सदियों तक टिकने की कोशिश करता रहा, लेकिन उस राजनीतिक आंधी से बच नहीं पाया जो कि भारत पर उतर रही थी। आपको बता दूं कि बौद्ध धर्म धीरे धीरे सिकुड़ने लगा था, संरक्षण कम होने लगा था और कई राजाओं ने अपने दान पान जो करते थे वो अपने रोक दिए थे। यानी कि नालंदा विशाल था, बहुत विशाल, पर इतनी बड़ी संस्था को बिना संरक्षण के चलाना लगभग बहुत ज़्यादा असंभव था। इमारतें खड़ी थी, भिक्षु थे, ग्रंथ थे, लेकिन अंदर की मजबूती कमजोर पड़ने लगी थी। आपको बता दूं, एक दिन नहीं, एक महीने नहीं, सालों साल नालंदा अंदर से खाली हो रहा था। शायद यही कारण था कि जब पहली बार इसे नष्ट किया गया तो नालंदा ने खुद को भी फिर से खड़ा कर लिया। यानी कि दूसरी बार नष्ट किया गया, नालंदा फिर से खड़ा हुआ, लेकिन तीसरी बार नालंदा की इस आत्मा में पहले से ही दरारें थी। और इस बीच इतिहास में एक नाम आता है, बख्तियार खिलजी। किताबें कहती हैं कि वो आया और उसने हमला किया और नालंदा को जला दिया। लेकिन कहानी उतनी सरल नहीं है। इतिहासों में उस समय के प्रत्यक्ष स्रोत बेहद कम है। कुछ कहते हैं कि किस्में बढ़ा चढ़ा कर लिखे गए हैं, कुछ कहते हैं कि नालंदा जलता रहा लेकिन वो पहले ही आधा खाली हो चुका था, और कुछ ये कहते हैं कि खिलजी को शायद ये भी नहीं पता था कि उसने किस स्थान को जलाया है। कुछ इतिहासकार इस घटना पर ही सवाल उठा देते हैं। सच क्या है और यह अब तक कोई पूरी तरह नहीं जान सका, लेकिन यह सच है कि किसी समय की सबसे महान लाइब्रेरी वो लाइब्रेरी जिसमें सदियों का ज्ञान पड़ा था। जब आग की लपटों में घिरी तो वो आग 3 महीनों तक नहीं बुझी थी। सोचिए, किसी किताब का एक पन्ना जलता है और 2 सेकंड में खत्म हो जाता है। 1000 किताबें जलेंगी कुछ ही घंटों में, लेकिन यहाँ अग्नि 3 महीने तक जलती रही। मतलब कि इतना बड़ा वह ज्ञान का भंडार था, इतना लिखा हुआ सच था कि वह स्वयं एक पर्वत था, किसी भी हथियार से बड़ा, किसी भी साम्राज्य से विशाल था। नालंदा की वह रात शायद मानव इतिहास की सबसे दुखद रातों में से एक थी। हजारों हस्तलिखित ग्रंथ राख हो गए, कई भिक्षु मारे गए, कई भाग गए, कई हमेशा के लिए खो गए। और नालंदा, जिसे सदियों तक विद्वान ने दुनिया की आंख कहा था, वह अचानक अंधकार में डूब गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि नालंदा केवल ईंटों और दीवारों का नाम नहीं था, बल्कि नालंदा उस विचार का नाम था जो कि मनुष्य को हमेशा सीखना चाहिए।
बता दूं, इस विचार को तो कोई जला ही नहीं सकता, क्योंकि आक्रमणकारी नहीं मार सकता, कोई साम्राज्य इसे मिटा नहीं सकता। सदियों बाद आपको बता दूं 2014 में अभी नालंदा फिर से लौटा, एक नए रूप में, एक आधुनिक कैंपस के रूप में, दुनिया को यह बताने के लिए कि ज्ञान को दबाया जा सकता है लेकिन नष्ट नहीं किया जा सकता। आज भी जब कोई नालंदा के खंडहरों में खड़ा होता है तो हवा के साथ चलती एक धीमी सी आवाज आती है, मानो कोई पुराना भिक्षु ये कह रहा हो कि हम हार नहीं माने, हम बस इंतजार कर रहे हैं वापस लौटने का। और शायद यही कारण है कि नालंदा की कहानी आज भी अनसुलझी है, क्योंकि असल सच राख में छिपा हुआ है। कुछ हिस्सा इतिहास ने खो दिया है और कुछ हिस्सा जल गया है, और कुछ हिस्सा शायद नालंदा खुद कभी बताना ही नहीं चाहता था। तो आज के लिए बस ये छोटा सा एक डॉक्यूमेंट्री, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से निवेदन करूंगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्ते दोस्तों।